नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के सामने हम सभी बिहार स्टेट पर बात कर रहे हैं, जिसको आप सभी को पता है आप सभी से आर्ट ऑफ टीचिंग पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सिलेबस में दिया गया है। कुछ उसमें से चैप्टर दिए गए हैं जो आप सभी के चैप्टर हैं, और मैं चैप्टर वाइज लगभग कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी को पढ़ाने का, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको चैप्टर से जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे समावेशी शिक्षा है, आपका आरटीई है, आपका एनसीएफ है, आपका जो एनईपी है, यहाँ से सिलेबस मापन मूल्यांकन है, जिससे बात करें सतत और व्यापक मूल्यांकन से क्वेश्चन और शिक्षण से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। शिक्षण के उद्देश्य है, शिक्षण के स्तर हैं, ये सभी क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के पेपर में खूब अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछा जाए। बात करेंगे तो हम सभी जो पढ़ेंगे आज की क्लास में वो शिक्षक के गुण होंगे, जैसे पाठ योजना है, शिक्षण है या सूक्ष्म शिक्षण है, आकलन है, मूल्यांकन है, शिक्षण के अर्थ एवं प्रकार है या प्रभावित करने वाले कारक है शिक्षण को। तो इस तरीके के चैप्टर आप सभी के सिलेबस में है, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चीजें पढ़ेंगे दोस्त। तो बात करेंगे, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर होगा, लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है। वह इन्फॉर्मेशन है दोस्त हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। आप सभी कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं और आपको मिलेगा उसके साथ साथ 1 साल की वैधता के साथ यह क्लास प्रोवाइड होंगी, और आपको जो क्लास मिलेगी 130 प्लस घंटे की क्लास होगी। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी के सामने 2 नंबर दिए गए हैं, इस पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं और बैच में ज्वाइन हो सकते हैं दोस्त। चलेंगे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर पढ़ें और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा दोस्त, वह कह रहा है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा किस लक्षण से प्रदर्शित कर रहा है। क्या लेखन अक्षमता, या जिसे बोलते हैं डिस्ग्राफिया यहाँ पर होगा, डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया, या करा पठन अक्षमता जिसे डिस्लेक्सिया। तो बताएंगे इसमें से किसको बता रहा है। करा कि वह यदि भाषा को पढ़ने व समझने में, मतलब पढ़ने और समझने में उसे क्या हो रही दिक्कत। तो मैंने आपको बताया था जब पढ़ने और समझने में दिक्कत होगी, जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है तो क्या होगा, वह पठन अक्षमता होगा जिसे बोलते हैं डिसलेक्सिया बोलते हैं। अगर उसे लिखने में होता, लिखने में दिक्कत, लिख नहीं पाता सही तरीके, उल्टा लिखता है, जैसे कभी कभी होता है बच्चे को हम सभी बोलते हैं डी बोलते हैं तो लिखता है बी, और बी बोलते हैं तो लिखता है डी। तो इस तरीके से जब लिखने में दिक्कत हो रहा बच्चे को, तो फिर क्या होगा, वह बच्चे की बात करें, वह बच्चा करेगा डिस्ग्राफिया कर देगा। तो डिस्ग्राफिया जिसे लेखन अक्षमता बोलते हैं। अगर गणितीय संबंधी होगा, मतलब गणित में दिक्कतें, मतलब गणितीय जो अंक है उसमें जैसे प्लस है माइनस कर रहा, माइनस से प्लस कर रहा, गुणा है भाग कर रहा, इस तरीके से जो गणित में अक्षमता में दिक्कत है तो फिर गणितीय डिस्कैलकुलिया उसे बोला जाता है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, भाषा को पढ़ने में और समझने में। तो पढ़ने में क्या होगा, वह डिसलेक्सिया ही होगा, राइट ऑप्शन होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करा डिसलेक्सिया संबंधित है, करा मानसिक विकार से या गणितीय विकार से या पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से। तो डिसलेक्सिया को मैंने क्या बताया, पठन विकार बोला, पठन विकार, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन अच्छा है और कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आप सभी के पेपर में देखने को मिलेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान दें, थर्ड नंबर क्वेश्चन को पढ़ें और बताने का प्रयास करें। कह रहा कि दोस्त आपसे जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है। मतलब कालानुक्रमिक आयु के मतलब अपने समय, जिस काल में चल रहा है, जिस समय में चल रहा है उस समय से क्या है, पीछे चल रहा है। किससे पीछे चल रहा है, उस समय से क्या चल रहा है, पीछे चल रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पिछड़ा बालक। क्या बोलते हैं, पिछड़ा बालक। जैसे पिछड़ा बालक की बात करें तो पिछड़ा बालक का जो डिफिनीशन, मेन डिफिनीशन है, जिसे आप जानते हैं, पिछड़े बालक की जन्म बात किया था तो शरीर बड बोले जाते हैं। कौन बोले जाते हैं, शरीर बड को क्या बोला जाता है, जो पिछड़ा बालक के जनक बोले जाते हैं, शरीर बड को जनक बोला जाता है। अब अगर आपसे दोस्त पूछ ले कि पिछड़े बालक हम किसे कहेंगे, जैसे जिस क्लास में आप हैं, जैसे मान लीजिए बच्चा 7th में पढ़ता है तो 6 तक के बच्चे को पूरी तरीके से अगर पढ़ा ले जा रहा है तो वह बच्चा क्या है, वह पिछड़ा बालक नहीं है। अगर जिस क्लास में, जैसे हम हैं या आप हैं,
मान लीजिए कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, मतलब सेकेंड ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर तक के बच्चे को पढ़ा ले जाए। तो अगर इतना कर पा रहा है तो वह बच्चा पिछड़ा बालक नहीं, अदरवाइज वह पिछड़ा है। इसलिए दोस्त करा कि अपने काम जो अपना आयु है उस आयु से क्या तुलना में पीछे चला है शैक्षिक रूप से, तो क्या कहलाएगा दोस्त, वह पिछड़ा बालक कहलाएगा। राइट ऑप्शन होगा 20 द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझ रहे होंगे और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 4th नंबर के लिए। मंद अध्ययनकर्ता, मतलब मंद अध्ययनकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, पिछड़े बोलते हैं या विशेष बोलते हैं, अपराधी बालक बोलते हैं या मानसिक रूप से कमजोर बोलते हैं। क्या दोस्त बताएंगे इसमें से क्या बोलते हैं उसे? तो कह रहा है कि मंद अध्ययनकर्ता मतलब धीरे धीरे जो पढ़ने वाला हो, मंद हो, जो लर्नर हो, वह मंद अध्ययनकर्ता है। और कह रहा है कि शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह रही है, मतलब जितना होना चाहिए उससे कम आ रही है। तो इसका मतलब क्या बच्चा होगा, वह पिछड़ा बालक होगा। राइट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलेंगे अब चलेंगे 5th नंबर के लिए। कह रहा कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा में या विशेष शिक्षा में, एकीकृत शिक्षा में या अपवर्णीय शिक्षा में? ध्यान दिए, मैंने आपको बताया था समावेशी पढ़ाते समय, मैंने आपको बताया था समावेशी का अर्थ ही होता है, समावेशी शिक्षा का अर्थ ही होता बिना किसी भेदभाव के सामान्य और जो विशिष्ट बच्चे एक साथ पढ़ाना। मतलब उसके साथ साथ कौन बच्चे बैठेंगे, सामान्य भी बैठेंगे, साथ साथ बात करें तो विशिष्ट भी बैठेगा। अब विशिष्ट की मैं बात कर लेता हूं, विशिष्ट के अंतर्गत बालक कौन कौन से आते हैं? ध्यान देंगे, बालक कई प्रकार के होते हैं। जैसे विशिष्ट में कौन से आएंगे? प्रतिभाशाली बालक भी क्या है, एक प्रतिभाशाली बालक भी क्या है, विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली हो गया। बात करें पिछड़ा बालक भी क्या है, पिछड़ा बालक भी एक तरीके से विशिष्ट बालक है। बच्चा अपवंचित बालक है तो भी क्या है, वह अपवंचित बालक है तो भी एक तरीके से विशिष्ट है। बच्चा मूढ़ है तो भी एक प्रकार से क्या है, बच्चा विशिष्ट है। बच्चा बात करें श्रवण रूप से बाधित है, श्रवण बाधित है तो एक प्रकार से क्या है, वह विशिष्ट बच्चा है। अगर बच्चे की बात करें, बच्चा बात करें, ध्यान दें, अगर बच्चा दृष्टि बाधित है तो एक तरीके से क्या है, वह भी एक विशिष्ट बच्चा है। बच्चा अगर अस्थि बाधित है तो भी वह एक विशिष्ट बच्चा, अस्थि बाधित है तो भी एक विशिष्ट बच्चा है। बात करें बच्चा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक आर्थिक और सामाजिक रूप से, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा है तो भी क्या बच्चा है, वह बात करें सामाजिक बच्चा पिछड़ा है तो वह भी क्या है, वह बात करें विशिष्ट बच्चा है। ध्यान देंगे, बच्चा अगर अति सक्रिय बालक है, अति सक्रिय बालक है तो भी वह क्या है, विशिष्ट बच्चा है। असक्रिय भी है तो भी क्या है, एक विशिष्ट बालक है। बच्चा बात करें अपवंचित तो हो गया। बात किया जाए बच्चा चोरी करने वाला बालक है तो भी एक तरीके से चोरी करने वाला बालक है तो भी एक तरीके से विशिष्ट बालक है। तो कई तरीके से बालक जो विशिष्ट के अंतर्गत आते हैं, विशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से करा अपवंचित समूहों के बालक, जैसे अपवंचित में क्या हो सकता है, सामाजिक आर्थिक रूप से अपवंचित हो सकता है, तो बच्चा क्या कहलाएगा दोस्त, उसको हम क्या पढ़ाएंगे, उसको साथ साथ जो सामान्य बच्चों के साथ साथ ही पढ़ाएंगे। तो करा कि सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना क्या कहलाता है, वह समावेशी क्लासरूम कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। इसीलिए राइट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आते हैं। 6 नंबर के लिए दोस्त बताएं क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? कारण विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामाजिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्र रणनीति, विद्यार्थी का सामाजिक एवं आर्थिक संस्कृति संदर्भ। तो करा दोस्त आपसे जो ऑप्शन करा है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। जी दोस्त अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा, बताने का आप सभी प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। तो बताएंगे, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। तो कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने में कारक है। देखिए विद्यार्थी की अभिरुचि की बात करें, अगर बच्चे में रुचि कम है तो भी बच्चा क्या होगा, वह प्रभावित होगा। सही है, रुचि इंटरेस्ट नहीं होगा तो प्रभावित होगा।
बच्चे का संवेगी स्वास्थ्य, बच्चा गुस्सा मतलब स्वास्थ्य जैसा है, एक तरीके से संवेग उसमें ज्यादा तरीके से हावी हो रहा तो भी अधिगम में वह इफेक्ट डालेगा। बात करें जो शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, अगर जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण जो सूत्र हैं, अगर गलत इस्तेमाल होगा तो उससे भी अधिगम क्या होगा, प्रभावित होगा। अगर सामाजिक आर्थिक मतलब उसका विद्यार्थी का सामाजिक जो स्तर, समाज का मतलब जिस माहौल में है वह भी क्या है बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालता है, जो उसकी संस्कृति है वह भी इफेक्ट डालता है। इसका मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के सारे चारों क्या राइट हैं, और राइट ऑप्शन क्या होगा, इसलिए हमारा सी इज द राइट ऑप्शन होगा। क्या इज द, सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा दोस्त, वह कौन कौन से प्रभावित करते हैं कारक, तो सभी कारक इसमें प्रभावित करने वाले हैं। 6 का सी ऑप्शन राइट होगा। 7 नंबर के लिए दोस्त बताएं, कर बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब कब होगा, का पढ़ने व एवं लिखित, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर बल होगा। कर कि बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। कर शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। कर शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। कर बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान दें। कर सर्वे सबसे ज्यादा क्या होगा, अधिगम जो लर्निंग है सबसे ज्यादा किस पर प्रभावी होगा, कब प्रभावी होगा, तो अगर कि सिर्फ पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलताओं पर बल, सिर्फ हम पढ़ने लिख लें और गणितीय कुशलता कर लें तो जो हमारा अधिगम है जो हम ज्यादा प्रभावी होगा, मतलब हम ज्यादा लगेंगे हाँ हमारे ऊपर प्रभाव इफेक्ट पड़ रहा है, हम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। भैया सिर्फ पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलता में हम आगे हो जाएं तो अधिगम का सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है कि किताबी कीड़ा बनकर ही रहे। अधिगम का मतलब है कि आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। तो दोस्त क्या होगा, गलत होगा। बी में क्या कर रहा है कि जो बालकों का संज्ञानात्मक मतलब पढ़ाई लिखाई और भावात्मक क्षेत्र और जो मनोचालक पक्ष हैं, सारे के सारे पक्ष क्या हैं उसके विकास होने चाहिए, तब जाकर बच्चा क्या है, बच्चे में अधिगम अच्छे तरीके से हो पाया है। राइट ऑप्शन होगा बी। जैसे बात करें सी में कह रहा शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी हो, मतलब सिर्फ एक के ऊपर अधिकार हो, जैसे शिक्षक केंद्रित या बाल केंद्रित, तो शिक्षक केंद्रित होगा, सिर्फ अधिकार होगा तो गलत हो जाएगा। बात करें सी में, डी में क्या कर रहा है कि सिर्फ आगे बढ़कर निष्क्रिय रखेगा। भाई निष्क्रिय नहीं सक्रिय रखता है, इसलिए अभी ऑप्शन क्या होगा, डी आपका गलत होगा। तो राइट ऑप्शन होगा दोस्त वह बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन के लिए। बताएं दोस्त इसमें से क्या राइट हो सकता है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। करा अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। कर अधिगम एक लक्षणोन्मुखी प्रक्रिया है। कर कि कौन सा इसमें से नहीं होगा, कौन सा इसमें से आपसे पूछ रहा है, कौन सा इसमें से नहीं होगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। करेक्ट, कौन सा इसमें से नहीं होगा, तो बात करें नहीं की बात कर रहा है, तो आप जानते हैं अधिगम अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। क्या अधिगम क्या सिर्फ दिखाई देगा, अधिगम मतलब व्यवहार में देखिए, अधिगम को मैंने यह बताया कि आपके तो जो अधिगम है, अधिगम में 3 चीज का विकास होना चाहिए। जो लर्निंग है उसमें 3 चीजों का विकास होना चाहिए। वह संज्ञानात्मक तो होगा ही, संज्ञानात्मक तो होगा जो पढ़ाई लिखाई की बात है, बात करें उसके साथ साथ भावात्मक भी होगा, उसके साथ साथ बात करें उसके बाद करें मनोचालक भी होगा। क्या होगा, मनोचालक भी होगा। इसका मतलब भावात्मक होगा तो ऐसे भी दिखाई नहीं देगा, तो वह एक प्रक्रिया मूर्त होगा, वह भी क्या होगा, अमूर्त प्रक्रिया होगी। तो दोस्त बात करें प्रत्यक्ष कारक प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, और यही सेंटेंस क्या है, गलत है, और गलत है तो फिर हमारा राइट होगा। करें कि अधिगम में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, एकदम सही है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, मतलब आगे बढ़ाता है, अधिगम आगे बढ़ाता है, एकदम बात यह भी राइट है। अधिगम एक लक्षणोन्मुखी प्रक्रिया है, यह भी सही है। तो दोस्त हमारा जो राइट होगा वह ए इज द राइट ऑप्शन। 9th नंबर के लिए दोस्त बात करें, कर निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। करेक्ट, कौन सा इसमें से परिणित नहीं होता है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो बताएंगे कौन से इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है। इसमें से आप बताएंगे कौन सा। करेक्ट कि दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरणों गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, पहले से विद्यमान ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। तो कौन सा कार्य इसमें से नहीं है, मतलब ऐसा कुछ आपसे सार्थक सरलीकरण के रूप में
पढ़ित नहीं है, मतलब इसमें नहीं दिया गया, मतलब गलत सेंटेंस आपसे पूछ रहा है। अब हम देख लेते हैं कौन सा गलत है, बात तो करेंगे गलत पर। तो ध्यान देंगे, जो अधिगम की बात करें, दोहराना और स्मरण करना क्या है, या अपने आप में क्या एक निगेटिव बोले जाते हैं, या अधिगम के लिए निगेटिव वर्ड है, और निगेटिव है तो दोहराना और स्मरण करने से आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे। आप दोहरा लीजिए, आप स्मरण करिए, रट्टा कर लीजिए, आप याद कर लीजिए, उससे जब तक आप में कुछ दिखे ना, उसका प्रयोग ना दिखे, आपके जीवन में कुछ ऐसा ना दिखे कि आपने कुछ सीखा है, आपके व्यवहार में ना दिखे, तो फिर अधिगम वह बेकार है दोस्त। इसलिए दोस्त बात करें, आपका राइट होगा ए। अब बी में क्या करा, गैर उदाहरण और उदाहरणों का प्रयोग करना एकदम सही है कि ऐसा अधिगम में करना चाहिए। एक समस्या को अनेक तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, सृजनात्मकता की तरफ बच्चे को भगाना, मतलब एक सृजनात्मक की तरफ ले जाना। और यह भी कहता है, एनसीएफ कहता है, आपका समावेशी कहता है, आपका आरटीई कहता है, एनईपी कहता है कि बच्चों को सृजनात्मकता, बच्चे में रचनात्मकता का, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करें। डी की बात करें, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। जो बच्चे के पूर्व ज्ञान है, जब हम कोई नया ज्ञान दे, उसी नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ देते हैं, तो बच्चे के ज्ञान का जो रूप है वह स्थायी रूप हो जाता है। तो इसलिए दोस्त बात करें, हमारा डी भी है, सी और बी, यह सारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं, लेकिन ए जो है वह गलत है। तो गलत हमसे पूछ रहा था, तो गलत होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को और पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम की बात करें बढ़ावा देती है? क्या शारीरिक दंड, या सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, या सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन? करा फर्स्ट सेकंड थर्ड, करा सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड, तो करा थर्ड और सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन देखें, अच्छा है क्वेश्चन। करा कि कौन सी प्रथाएं जो सार्थक अधिगम मतलब मीनिंगफुल लर्निंग की बात कर रहा है, कौन सा अच्छा होगा, किसकी तरफ हमें बढ़ावा देना चाहिए? तो करा शारीरिक दंड। अगर मान लीजिए भाई साहब, अगर अधिगम को आप शारीरिक दंड से दे करके बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप फिर क्या किस लायक रह गया अधिगम? आप बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं, इसके बाद आप अधिगम करा रहे हैं, तो बच्चे के दिमाग पर आप प्रेशर डाल रहे हैं। बच्चे को स्वतंत्र छोड़िए, बच्चा खुद सीखेगा, बच्चे में रुचि, बच्चे में मोटिवेट कीजिए, बच्चे को में इंटरेस्ट पैदा कीजिए, बच्चे को जो एक कल्पनात्मक चिंतन की तरफ ले जाइए, बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन का विकास कीजिए, बच्चे में रचनात्मक चिंतन का विकास कीजिए, बच्चे में जो एक तरीके से वाद विवाद तरीके से, मौखिक तरीके से उसे अभिव्यक्त करने की कोशिश कीजिए, वो अपनी बातों को कह पाए। कुछ इस तरीके से अगर आप कहते हैं तो अधिगम क्या होगा, एक सार्थक अधिगम होगा। लेकिन करा शारीरिक दंड दे करके आप किसी बच्चे को सुधार नहीं सकते, तो आपसे करा गलत होगा, और गलत होगा यह सेंटेंस हमारा नहीं, मतलब शारीरिक दंड गलत है। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, मतलब जो इन्वायरमेंट हो वह सहयोगपूर्ण हो, एकदम बात सही होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सतत और समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। बोला गया जो इवैल्यूएशन होगा वह बच्चा सतत होगा और समग्र होगा, मतलब व्यापक भी होगा। जो निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। करा कि जो मूल्यांकन करें हम एक दूसरे से तुलना करके करें। तो आप जानते हैं किसी बच्चे का तुलना नहीं करना है। अगर क्यों नहीं करना, क्योंकि वैयक्तिक विभिन्नता है बच्चे में, बच्चा अपने आप में हर बच्चा यूनिक है, तो हम किस प्रकार से तुलना करेंगे? तुलना कैसे कर सकते हैं जब उसके रुचि में अंतर है, उसमें सोचने की क्षमता अलग है, बच्चे में बुद्धि उस लेवल का नहीं है, कुछ ना कुछ तो अंतर है। तो हम कैसे तुलना कर सकते हैं जब ईश्वर ने अंतर नहीं, मतलब कि तुलना नहीं किया है, तो हम जो एक मनुष्य होकर के, एक टीचर होकर के किस प्रकार की हम तुलना करेंगे? अगर आप तुलना कर रहे हैं तो फिर हनन कर रहे हैं वैयक्तिक भिन्नता था, तो इसका मतलब यह भी गलत होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड और थर्ड। क्या होगा? सेकंड और थर्ड, आपका सेकंड और थर्ड राइट होगा। डी इज द राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, सेकंड और थर्ड आपका राइट होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 नंबर के लिए ध्यान दें दोस्त। कर निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? कर अनुबंधन, कर रट कर याद करना, अनुकरण या अर्थ निर्माण। ध्यान देंगे, सीखने के लिए सबसे उपयुक्त जो बोला जाता है वह अर्थ निर्माण, मतलब जो आप सिखाएं वह बच्चे के कॉन्सेप्ट सीखे, बच्चा समझ विकसित हो। ऐसा ना हो कि बच्चे को जोड़ अनुबंधन करके सिखाए। अनुबंधन करके उतना महत्वपूर्ण नहीं, बच्चे के कॉन्सेप्ट को सिखाने का प्रयास करेंगे, तो गलत होगा। रट कर याद करना वैसे भी गलत है, अनुकरण करना
उससे बेटर नहीं। देखिए या अनुबंधन तो वह भी सही है, लेकिन बात करें सबसे बेटर आपसे पूछे तो अर्थ निर्माण करना है, बच्चे में कॉन्सेप्ट को जगाना है, सिखाना है। राइट ऑप्शन होगा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 12 नंबर के लिए दोस्त बताएं, करण निम्न में से कौन से कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? कौन सा ऐसा है जो विशेषता नहीं है? क्या शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है? करा सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, करा कि अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो कौन सा करा कौन सी विशेषता इसमें से नहीं होगी, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो गलत होगा? ध्यान देंगे दोस्त, करा सीखने की प्रक्रिया की विशेषता आपसे पूछा। पहला ऑप्शन करा है शैक्षिक संस्थान एक ऐसा संस्थान है, ऐसा स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। दोस्त मैंने आपको बताया अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम सिर्फ आप विद्यालय में नहीं कर सकते, अदरवाइज आप समाज से भी अधिगम करते हैं, सीखने की बात करते हैं। अधिगम बोला जाता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब आप सीखते पूरी जीवन है। जब तक आपका जन्म होता है, जब से लेकर के जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अधिगम करना छोड़ देता है। लर्निंग का अर्थ यही होता है बस सीखना। सीखने का अर्थ यह नहीं है सिर्फ किताब जब तक पढ़ रहे हैं तब तक हम सीख रहे हैं, किताब बंद कर दिए सीखना बंद। हम किसी ना किसी रूप में दूसरे चीज के पर अभी तक तो छोटे हैं तो हम किताबों को खेल रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन बड़े हो जाएंगे तो हम समाज से सीखेंगे। तो इसलिए बात करें दोस्त क्या होगा, यही ऑप्शन गलत है और गलत ही हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। करा सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, मैंने आपको बताया व्यापकता भी है इसमें एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया भी है और एक क्या है अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। 13 नंबर के लिए क्वेश्चन अच्छा है, कोशिश कीजिए बताने की। कारण निम्नलिखित में से किस एक से शिशु की अधिगम को सहायता नहीं मिलती? किससे एक से सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण से, अवप्रेरणा से, स्कूल की व्यवस्था से या पुरस्कार से। तो कह रहा कि किससे बच्चे को अधिगम में सहायता नहीं मिलती है। ध्यान देंगे दोस्त, एक बात करें तो इसमें से कह रहा है कि किससे अनुकरण से बच्चे को सहायता मिलती है। ध्यान दें, जैसे हम कोई चीज आपको बता रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे दोस्त कि हम इसी तरीके से हम भी पढ़ा सकते हैं, हम भी सिखा सकते हैं, हमको भी मोटिवेट होना चाहिए। तो इसलिए बात किया जाए अनुकरण आपके लिए उपयोगी है। अनुकरण के द्वारा जो बात किया जाता है वह बात करते हैं कौन, वह बात करते हैं स्किनर, बात करते हैं कि बच्चों को अनुकरण के माध्यम से सिखाएं, अनुकरण करके सिखाएं। अब बात करें कि जैसे बात की जाए अवप्रेरणा की बात करें तो अवप्रेरणा बच्चे को मोटिवेट होकर के भी क्या बच्चा एक तरीके से अधिगम में सहायता मिलती है। पुरस्कार भी अधिगम में सहायता मिलती है। अगर बच्चे को थोड़ा सा कभी कभी पुरस्कार भी दे, रिवार्ड भी दे, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए सराहना भी करें तो बच्चे में सहायता मिलती है। लेकिन बात किया स्कूल का बस्ता, अगर स्कूल के बस्ते से उसको क्या सराहना मिलने वाली है, इसलिए दोस्त हमारा जो राइट होगा वह सी इज द राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। पुरस्कार आपसे पूछा जाए कि हमें बच्चों को किस प्रकार के पुरस्कार देने चाहिए, क्या वह सतत पुरस्कार देना चाहिए कि आंशिक पुरस्कार? अगर आपसे कोई पूछे किस प्रकार का हम पुरस्कार बच्चों को दें तो दोस्त आप तुरंत जवाब देंगे बच्चों को सतत पुरस्कार क्या नहीं देना चाहिए, आंशिक पुरस्कार देना चाहिए। किसका? बच्चे को आंशिक पुरस्कार। आंशिक पुरस्कार देंगे तो बच्चे में मोटिवेशन बना रहेगा, बच्चे को लगेगा कभी भी मुझे पुरस्कार मिल सकता है और सीखता चलेगा। इसलिए दोस्त जब भी अगर मान लीजिए हम पुरस्कार देते हैं तो आंशिक पुरस्कार कोशिश करें देने की। तो अगर चलेंगे 14 नंबर के लिए, बताएं इसमें से क्या राइट होगा। करा कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किसको प्रभावित नहीं होती? करा आनुवांशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण शिक्षण से या राष्ट्रीयता से। करा कि अधिगम जो क्षमता है, जो मुझमें अधिगम लर्निंग करने की पोटेंशियल है या पावर है या क्षमता है, वह किससे प्रभावित नहीं होती? कर आनुवांशिकता से दोस्त होती है। अगर आपका आनुवांशिकता सही तरीके से नहीं रहेगा, हो सकता कुछ ना कुछ आपके विकास पर जो आनुवांशिकता और आपका वातावरण दोनों प्रभाव डालता है। लेकिन यह निश्चित नहीं है कि आनुवांशिकता कितना डालेगा, कितना वातावरण डालेगा, लेकिन डालेगा दोनों का ही हाथ होता है। आपके विकास में, आपके अधिगम में दोनों का हाथ होता है। इसलिए आनुवांशिकता तो सही है, वातावरण भी सही है, क्योंकि हमसे पूछना गलत है। तो गलत कौन सा होगा? वह राष्ट्रीयता होगा। राष्ट्रीयता हम पर कुछ भी प्रभाव नहीं डालती है अधिगम में। वो हम किसी भी राष्ट्र का रहेंगे तो भी हम सीख सकते हैं। भाई मुझमें अगर कौशल, मुझे सीखने की इच्छा मुझमें जागृत है, मैं मोटिवेट हूँ, मुझमें इंटरेस्ट है, तो मुझमें वह मैं सीख जाऊंगा।
बात करें प्रशिक्षण और शिक्षण की बात करें, कोई टीचर आपको बेहतर पढ़ा रहा है तो और अच्छे से सीखेंगे, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं आप और अच्छे से सीखेंगे। इसलिए शिक्षण और जो शिक्षण है, जो प्रशिक्षण और शिक्षण है, वह भी आपको क्या करता है, प्रभावित करता है, लेकिन राष्ट्रीयता कुछ प्रकार से प्रभावित नहीं करती। करेक्ट, ध्यान देंगे। क्वेश्चन अच्छा है 15 नंबर के लिए, गैंगने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आप सभी के पेपर में हो सकता है कहीं ना कहीं मिल जाए, हो सकता है दोस्त आप सभी के पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। अच्छा लेवल का क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। करा नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम समस्या समाधान, संप्रत्यय अधिगम समस्या समाधान, नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम नियम अधिगम समस्या समाधान, या नियम अधिगम समस्या समाधान, या संप्रत्यय अधिगम। ध्यान देंगे, गैगने की बात करें, गैगने ने क्या दिया, सोपानकी अधिगम सोपानकी का क्या है, सिद्धांत दिया, जिसका हम जानते हैं अधिगम सोपान भी बोला जाता है। इन्होंने कितना बताया है, 8 क्रम बताया। कितना बताया है, 8 क्रम दिया है। अधिगम सोपानिकी का 8 क्रम दिया है। कौन कौन सा दिया है, सबसे पहले हम बात करेंगे, उन्होंने सबसे पहले दिया है संकेत अधिगम। किसका, संकेत अधिगम दिया है, क्या दिया, संकेत अधिगम दिया। और उसके बाद बात करें उद्दीपक अनुक्रिया दिया। क्या दिया, उद्दीपक अनुक्रिया दिया, उद्दीपक अनुक्रिया दिया, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम दिया है। इसके बाद बात करें, उन्होंने क्या दिया दोस्त, उन्होंने श्रृंखला अधिगम दिया। किसका, श्रृंखला अधिगम दिया, श्रृंखला अधिगम दिया है। इसके बाद बात करें, उन्होंने दोस्त बात करें साचर अधिगम दिया। क्या दिया, साचर अधिगम दिया, साचर अधिगम दिया है। इसके बाद बात करें विभेदन अधिगम दिया। क्या दिया, विभेदन अधिगम दिया, विभेदन अधिगम दिया है, विभेदन अधिगम दिया। इसके बाद करें, उन्होंने संप्रत्यय अधिगम दिया। क्या दिया, संप्रत्यय अधिगम, संप्रत्यय अधिगम दिया। इसके बाद बात करें दोस्त, उन्होंने नियम अधिगम दिया। क्या दिया, नियम अधिगम दिया। और इसके बाद लास्ट में बात करें, नियम अधिगम दिया और लास्ट में बात करें तो वह दोस्त बात करें वह दिया है उन्होंने समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम दिया, समाधान अधिगम दिया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको लिख देता हूं, 8 क्रम है, 8 क्रम है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए दोस्त सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है, तो सबसे निम्न जो स्तर उन्होंने बताया वह बताया था संकेत अधिगम को। सबसे उच्चतम किसको बताया, समस्या समाधान। सबसे उच्च सर्वोच्चतम किसको बताया, सर्वोच्च स्तर किसको बताया, वह उसे बताया दोस्त समस्या समाधान। तो दोस्त आपसे पूछ रहा है कौन सा क्रम, क्रम से पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, कहीं संप्रत्यय नियम और समस्या है क्या, संप्रत्यय नियम समस्या समाधान। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले लें, पेपर में आपके हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है आपके पेपर में आएगा दोस्त। जो हमारा राइट होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन वह है यूपी तिलवसी पेट का है। कंप्लीट पैकेज आपके सामने होगा। कंप्लीट कोर्स की बात करें 1299 का है। हिंदी इंडिविजुअल बैच की बात करें 249 का है। डिटेल बुक की बात करें 299 का है। प्रैक्टिस बुक की बात करें 90 रुपए का है। कम्बो बुक की बात करें 350 का है। 2 बुक आप सबके सामने दिख रहा है, संपूर्ण अध्ययन सामग्री प्रैक्टिस बुक है। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए 2 नंबर दिए गए, इस पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ बात करें तो आप सभी के सामने आधुनिक इतिहास की क्लास भी चल रही है, बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, इंडिविजुअल बैच होगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी यहां पर संपर्क करें अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है। मैं बात कर रहा हूं कि अधिगम सोपानिकी का जो रॉबर्ट गैगने का अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत था, बेहद इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैगने ने अपनी अधिगम सोपानिकी सर्वाधिक निम्न स्तर पर रखा है, क्या प्रत्यय अधिगम को, या शाब्दिक अधिगम को, या संकेत अधिगम को, या श्रृंखला अधिगम को। बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। आप इसमें से बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है। बात करें इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा, बताएंगे। आप जानते होंगे गैगने के द्वारा बुक लिखी गई है। क्या लिखी गई बुक की बात करें, बुक भी याद रखेंगे, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। यह पुस्तक बेहद इंपॉर्टेंट है और पेपर में हो सकता है पूछा जाए। द कंडीशन ऑफ लर्निंग या रॉबर्ट गैगने की पुस्तक है। मैंने आपको बताया सर्वाधिक निम्न स्तर पर, मैंने बताया निम्न स्तर की बात करें, सर्वाधिक निम्न स्तर को रखा था उन्होंने, वह रखा था भैया संकेत अधिगम को। किसको रखा था, संकेत अधिगम को रखा था, जो पहला था। क्या अभी मैंने
पिछले वाले क्वेश्चन में बताया। तो फर्स्ट होता था सर्वोच्च स्तर की बात करें, सर्वोच्च स्तर पर उन्होंने रखा था किसे, उन्होंने सर्वोच्च स्तर पर रखा था दोस्त, उन्होंने रखा समस्या समाधान। किसको रखा? समस्या समाधान को रखा, समस्या समाधान को रखा। इसलिए दोस्त बात किया जाए, आपका जो राइट आंसर होगा वह सी इज द राइट ऑप्शन। क्या है? 16 का सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझते चले, सीखते चले। करा कि कौशल, यहां पर कौशली लिख दिया गया है। कौशल की बात करें, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? क्या यथार्थता है, या कल्पनाशीलता है, या समन्वय, या अनुकरण? ध्यान देंगे दोस्त, अगर हम कोई कौशल सीखते हैं, स्किल सीखते हैं अगर, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सबसे पहले क्या है? उस कौशल के प्रति क्या करें? हम अनुकरण करेंगे। जब हम कौशल के प्रति अनुकरण करेंगे तो ही कौशल को सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के तरह पढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं, वह कोई भी हो सकता है, तो हम किसके सबसे पहले क्या करें? उस व्यक्ति का अनुकरण करेंगे। जैसा वह एक्टिविटीज कर रहा है, कैसा उसका मैटर है, कैसा वह चीजें बताने का प्रयास कर रहा है टीचर, उसी तरीके से हम क्या करें? अनुकरण करेंगे, अनुकरण करके सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप भी हमारी तरह सोचते हो पढ़ाने का, या कोई व्यक्ति है या किसी भी व्यक्ति की तरह बनना चाहते हो, हमारे खिलाड़ी बनना चाहते हो, आप गायक बनना चाहते हो, आप कुछ भी बनना चाहते हो, तो सबसे पहले किसी भी कौशल को सीखने के लिए उस व्यक्ति को आपको अनुकरण करना पड़ेगा। तो दोस्त सबसे पहले जो बात कर रहा है, कौशल सीखने की सबसे पहली अवस्था कौन सी होगी? वह सबसे पहली अवस्था की बात करें तो अनुकरण होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 का जो राइट होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। 18 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे, कारण निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम गठित होता है? पुनरावृत्ति, अभ्यास, निर्देश और संचालन, या अन्वेषण, या परस्पर क्रिया, या कंठस्थीकरण, या स्मरण? आप बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट होगा। कह कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? मतलब कौन सी ऐसी मुख्य प्रक्रिया नहीं? देखिए ध्यान देंगे, पुनरावृत्ति करते हैं, दोहराते हैं, उसको बार बार रिकॉल करते हैं तो भी अच्छा है, अभ्यास करते हैं तो भी अच्छा है। करा कि अधिगम के लिए कौन सा अच्छा नहीं है? मतलब प्रमुख प्रक्रिया, मतलब प्रमुख प्रक्रिया की बात करें, एक प्रमुख प्रक्रिया कौन सा नहीं है? अगर आपसे पूछ लेता कौन मुख्य प्रक्रिया है, अगर यहाँ पर सबसे मुख्य पूछ लेता तो हम सी ऑप्शन करते, लेकिन आपसे नहीं पूछ रहा है, तो इसमें से हमको 3 को बनाना पड़ेगा और एक को जो गलत है वही हमारा राइट करना पड़ेगा। अगर पूछ लेता सबसे मुख्य होता तो हमारा सी हो जाता है, लेकिन अब क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में हम पुनरावृत्ति अभ्यास को इंक्लूड करें। निर्देशन, संचालन भी होगा, और इसमें से कौन सा नहीं होगा? वह डी नहीं होगा। क्या होगा? कंठस्थीकरण, और बात करें स्मरण, या आपका प्रमुख प्रक्रिया नहीं है किसका? अधिगम का। इससे माध्यम से सार्थक अधिगम गठित नहीं हो सकता है। अब कंठस्थ कर लिए, याद कर लिए, स्मरण कर लेंगे तो बात करेंगे, आप में कुछ यूनिक नहीं कर पाएंगे, कुछ उसमें से खोज नहीं पाएंगे, बस आपके पास वह नॉलेज रहेगा, लेकिन कोई टाइम ऐसा आएगा जब आप जाएंगे फूल, तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। आपको क्या है? कॉन्सेप्ट को समझना है और अपने माइंड में उस चीज को प्रोसेस करना है। एक प्रोसेस करने के बाद जब नए तरीके से आप उसको व्याख्यात्मक रूप से बताने का प्रयास करेंगे तो वह आपका लैंग्वेज होगा, आपकी भाषा होगी, आपके द्वारा किया हुआ कार्य होगा, और आप कुछ ना कुछ जरूर नया कर जाएंगे। तो दोस्त इस प्रकार से बात करें तो कंठस्थीकरण और स्मरण यही नहीं होना चाहिए। चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन के लिए। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, और आप सभी को पता होगा। शिक्षण के भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछ करके, क्रिया करके और चिंतन करके। शिक्षक द्वारा निर्देश, नियंत्रित पाठ पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दें, जो बालक है, जो बालक कई तरीके से सीखते हैं, जैसे चिंतन करके सीखेंगे, उसके साथ साथ बात के विवेचन द्वारा भी सीखते हैं, समालोचनात्मक चिंतन के द्वारा सीखते हैं, बच्चा प्रश्न पूछकर भी सीखता है, बच्चा क्रिया करके, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखने से भी करता है, सीखता है। इसलिए दोस्त हमारा क्या होगा? प्रयोग भी होगा, प्रयोग करके बच्चा सीखता है, विवेचन करके बच्चा सीखता है, बच्चा प्रश्न पूछकर भी सीखता है, बच्चा बात करे वह चिंतन करके भी सीखता है। तो इसलिए हमारा जो राइट होगा वह भी राइट होगा। कि शिक्षण के भाषण, भाई भाषण दे करके क्या आप सीख, हम बताएं, अगर आपको हम लगातार भाषण देते रहे, बताते रहे, स्पीच देते रहे, तो उसना बेटर आप नहीं सीख पाएंगे। ज्यादा करके जब आप करके सीखेंगे, बस आपको डायरेक्शन मिल जाए, दिशा मिल जाए, जब आप उसमें अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे, वर्क करेंगे, कॉन्सेप्ट को
सीखते रहेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए बात करें वह बी ऑप्शन हो रहा है। शिक्षक द्वारा निर्देशित पाठ्य पुस्तक पर कभी कभी चीजें ध्यान दें, पाठ्य पुस्तक पर आप कितना भी सीखेंगे, कभी कभी आप सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आता ही आता है। तो वह हर पेपर का या जरूरी है कि हर पेपर में आप देखो, कोई भी पेपर आप देने जाओ तो जरूर 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके सिलेबस से इतर होंगे, निश्चित होता ही होता है। तो आप जब पाठ्य पुस्तक पर आए थे क्या पूरी तरीके से चीजों को कर पाएंगे? नहीं कर सकते दोस्त। तो इसलिए आपका दोस्त बात करें हमारा बी राइट हो जाएगा। क्या अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 20 नंबर के लिए बताएं, कारण निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। कारक निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? नतोदर, मिश्रित, लंबवत या उन्नतोदर। ध्यान देंगे, मैं वक्र की बात करता हूं। अधिगम की वक्र की जब आप बात करते हैं, अधिगम की वक्र की बात करते हैं, तो अधिगम का वक्र की बात करें तो सबसे पहले किसने बताया? एबिंगहॉस ने बताया। एबिंगहॉस ने कितने प्रकार के? 4 प्रकार के अधिगम के वक्र बताए। अब हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो वक्र होता है वह बात करें सरल वक्र होता है। कैसा? सरल वक्र होता है। सरल वक्र की बात करें तो ऐसे बनेगा। दूसरे की बात करें मिश्रित वक्र की बात करें तो मिश्रित वक्र कैसे बनता है? ध्यान देंगे, वह मिश्रित वक्र बात करें तो मिलता जुलता रूप होता है। आगे बात करेंगे, थर्ड की बात करेंगे, जो आपका नतोदर वक्र है। नतोदर वक्र को बोला जाता है धनात्मक वक्र भी बोला जाता है। क्या? धनात्मक वक्र बोला जाता है। और इसमें क्या होता है? पहले क्या होगा? पहले न्यूनतम होगा, फिर लगातार बढ़ता जाएगा। और फोर्थ की बात करें उन्नतोदर वक्र होता है। उन्नतोदर वक्र बोला जाता है। उन्नतोदर वक्र की बात करें जिसे हम जानते हैं ऋणात्मक वक्र। किसे? ऋणात्मक वक्र बोलते हैं। और ऐसा इसमें क्या होगा? इसमें पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो यह आपके सामने वक्र है जो आपके पेपर में पूछा जाता है। अगर दोस्त पूछा जाए सरल वक्र सीधी, अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य किस प्रकार का वक्र बनाता है, तो दोस्त तुरंत आप बताएंगे मनुष्य के द्वारा क्या बनाया जाता है? वह मिश्रित वक्र बनाया जाता है। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा मिश्रित वक्र बनाया जाता है। मिश्रित वक्र बनाया जाता है। तो दोस्त बात करें, अगर पूछा जाए पेपर के दौरान आपका वक्र कौन सा बनता है, पेपर के दौरान की बात करें, परीक्षा के समय आपका कौन सा बनता है? आपका उन्नतोदर बनता है। तो जब पेपर नहीं होता, जब पेपर का टाइम आ जाता है तो बहुत तीव्र गति से आप पढ़ते हैं, जैसे पेपर खत्म फिर डाउन, इसका मतलब है ऋणात्मक वक्र। तो दोस्त यह आपके सामने तो राइट था और राइट ऑप्शन होगा इसमें। लंबवत वक्र किसी प्रकार का वक्र नहीं होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी के पेपर में पूछा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21 नंबर के लिए ध्यान दें। चले बताएंगे सब दोस्त 21 नंबर के लिए। कह कि अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अवहेड़ा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। बात करें दोस्त, जो अधिगम में वक्र अधिगम में जो बात किया जाए दोस्त, अधिगम में अगर पूछा जाए वक्र किस वजह से बनता है, पठार किस वजह से बनता है, वह परिपक्वता के कारण पठार नहीं बनता है। अवहेड़ा मोटिवेट रहेंगे तो पठार नहीं बनेगा। जब आपको थकान होगा तो आपका क्या हो जाएगा? अधिगम में पठार बन जाएगा। अधिगम में पठार बन जाता है और जब आपके पास थकान हो जाता है। राइट ऑप्शन होगा सी। चलेंगे 22 नंबर के लिए दोस्त बताएं, करें किस वक्र में, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र हो, मतलब शुरू में क्या हो? तीव्रता हो, फिर बाद में मंदता आ जाए। पहले तीव्र फिर मंद। तो मैंने आपको बताया पहले तीव्र मंद, तो यह क्या कहलाएगा? या मैंने आपको बताया था उन्नतोदर वक्र। क्या बोलता था? उन्नतोदर वक्र बताया था। इसे बोलते भी हैं ऋणात्मक वक्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऋणात्मक वक्र भी बोला जाता है। ऋणात्मक वक्र भी बोला जाता है। तो दोस्त इसमें से क्या राइट होगा? वह राइट होगा ए इज द राइट ऑप्शन। मैंने यही तो बताया कि शुरुआत में जब तीव्रता बाद में मंदता हो जाए तो वह उन्नतोदर, अगर शुरुआत में न्यूनता मतलब कम हो, बाद में तीव्रता आ जाए तो फिर उन्नतोदर, अगर मिलता जुलता रूप रहे तो मिश्रित वक्र। तो दोस्त हमारा क्या होगा? इसमें से राइट आंसर होगा ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप सभी के पेपर में खूब देखने को मिलेंगे। क्या होंगे? खूब दोस्तों देखने को मिलेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको बहुत सारे मिलती हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 23 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब निराकरण करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, क्या सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, उनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। मतलब निराकरण करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब अगर निराकरण मतलब जिसमें मतलब एक तरीके से सोचिए, अगर आपके पास
अधिगम का पठार बन गया है, सीखने में पठार बन गया है, तो ऐसा कोई कारण ना करें। मतलब ऐसा कोई आपसे कारण पूछ रहा है जो कारण आपके ऑप्शन में होगा, नहीं करने से वह अधिगम का पठार नहीं खत्म होगा। मतलब है कि अगर आप प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, किसी को भीतर से प्रोत्साहित करते हैं, वह तो पठार खत्म हो जाएगा, सीखने में पठार खत्म होगा। ये कह रहा कि कौन सा नहीं करता, इसका मतलब निगेटिव आपको ढूंढना है। तो निगेटिव कौन सा होगा, उसे दंडित करना चाहिए। अगर आप दंडित करेंगे तो पठार कभी खत्म होगा। आप जब पठार तभी खत्म कर सकते हैं, कोई बच्चा हतोत्साहित है, सीखना नहीं चाहता, सीख नहीं पा रहा बेचारा, तो आप उससे दंडित कर देंगे तो और भी हतोत्साहित होता चला जाएगा और सीखने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं तो आप धीरे धीरे पठार से उभरेगा और आगे निकल जाएगा। अगर अच्छी विधि का प्रयोग, अगर रुचियों का इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ाते हैं, मोटिवेट करके पढ़ाते हैं, तो भी बच्चे में पठार खत्म हो जाएगा। अगर बच्चे के कारणों का, मान लीजिए बच्चे से पूछते हैं, बेटा एक बात बताओ कि क्यों पढ़ना नहीं चाहते हो, क्या दिक्कत है आपको, कहां पर दिक्कतें हो रही हैं, आपकी बातों को समझ करके उसके प्रकार से निराकरण करेंगे तो भी पठार खत्म हो जाएगा। लेकिन आपसे नहीं पूछ रहा था तो नहीं, हमारा क्या होगा, वह सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलेंगे 24 नंबर के लिए दोस्त, बताएं करेक्ट, किसी शिक्षक को यदि ये या लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा है, उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, करा कि मानना चाहिए, या फिर विषय को स्पष्ट से पढ़ाना चाहिए, इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, क्या विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, या उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग शिक्षण का करना चाहिए। आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। ये दोस्त अच्छा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं इसमें से क्या राइट आंसर होगा, बताएंगे आपको क्या इसमें से राइट होगा। करा किसी शिक्षक को यदि लगता है उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली भांति सीख रहा था, मतलब शुरुआत में अच्छा लड़का, टीचर जैसे हम हैं, आपको जब पढ़ा रहे हैं तो मान लीजिए आप अगर प्रत्यक्ष होते, अगर आमने सामने होते तो हम क्या करते, हम देखते पढ़ते कि हम जब पढ़ाते रहते तो बच्चा आप सीखते तो हमको लगता हाँ बेटा अच्छा लड़का सीख रहा है, लेकिन लगातार सीखते वक्त सीख रहा है लेकिन उसमें स्थिरता आ गई, मतलब सीख रहा था लेकिन अब सीख नहीं रहा। तो इसका कारण क्या हो सकता है, शिक्षक को इसे कैसे करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। हो सकता है स्वाभाविक स्थिति है, कभी कभी आप पढ़ते पढ़ते क्या स्थिरता आ जाती है, आप उससे आगे नहीं निकल पाते, या क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 25 नंबर के लिए बात करें, स्कूटर चलाते, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार अधिगम अंतरण का उदाहरण है। कर क्षैतिज अंतरण, धनात्मक अंतरण, या ऊर्ध्वांतरण, या कर द्विपार्श्विक अंतरण। ध्यान दें द्विपार्श्विक में क्या करता है, जब आपके मान लीजिए कभी कभी आप बाएं हाथ से लिख रहे हैं, अगर वही दाहिने हाथ से भी लिखने लगे, आप बाएं हाथ से लिखते लिखते दाहिने हाथ को, दाहिने हाथ से लिखते लिखते बाएं हाथ में गुण आ जाए, आपका दोनों हाथों से लिखने लगे तो द्विपार्श्विक बोला जाता है। ऊर्ध्व में क्या होता है, पहले अच्छे कौशल का, छोटे लेवल का कौशल सीखने के बाद आप अपर लेवल पर जाए, उससे ऊपर। धनात्मक कब होगा, जब आप में कोई चीज धनात्मक तभी होगा जब आपके एक साथ कहीं एक पॉजिटिव हो, उसके साथ साथ उससे जुड़ा भी पॉजिटिव हो। क्षैतिज जब होगा जब पैरेलल होगा। दो ध्यान करा कि दोस्त, कर स्कूटर चलाने के वाले व्यक्ति को कार चलाना सीखना या पूर्व अनुभव में सहायक होना किस प्रकार का है, या ऊर्ध्व है, क्योंकि पहले से क्या है, उसको गियर लगाना, उसको स्कूटर में जब चला रहा तो उसको सारी चीजें पता है कि कैसे बाएं दाएं कैसे घूमना चाहिए, हमें रोड के किनारे बाएं से अपने जाना चाहिए, दाहिने से टर्न दे करके कैसे मुड़ना चाहिए। तो लगभग कुछ सारी चीजें सेम है जो स्कूटर चला रहा है और जो कार चला रहा है। लेकिन उसमें क्या है कि जब धीरे धीरे आप उस दूसरे कौशल पे जाते हो तो एक तरीके से आप क्या कर रहा है, ऊर्ध्व अंतरण कर रहा है। स्कूटर चलाकर आप कार चला रहे हैं, तो ऐसा एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्त कि आप स्कूटर चलाते या बाइक चलाते वक्त, चलाने के बाद आप कार को चलाते हैं तो कौन सा अंतरण होता है, तो आप बताएं ऊर्ध्व अंतरण होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 26 नंबर के लिए बताएं, करा कि एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय को हल करने में करता है, तो यह है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का न्यून स्थानांतरण, कर अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, करा प्रेरणात्मक स्थानांतरण। करा कि कोई बच्चा क्या करता है, सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय को हल करने में करता है, मतलब किसी अन्य विषय में, जब गणित का उपयोग करने के बाद क्या कर रहा बच्चा, वह किसी अन्य विषय को हल करने में क्या कर रहा है, सहायता ले रहा है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा होगा। जैसे बात किया जाए, जैसे आप जब मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए साइंस के फिजिक्स का है, साइंस के फिजिक्स का क्या है, फिजिक्स का क्या है, वह क्वेश्चन है,
फिजिक्स का क्या है, फिजिक्स का क्या है, क्वेश्चन है। अब फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्त, तो कह रहा कि इसमें से क्या होगा। मैथ में जैसे आप प्लस माइनस गुणा भाग करते हैं, गुणा भाग प्लस माइनस गुणा भाग करते हैं कि आपको चीजें हैं कि आपको ऐसे फार्मूला लगाना है, वैसे में कभी कभी आपको फिजिक्स में भी लगाना होता है। तो दोस्त वह क्या है, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण है, क्योंकि वही सहायता ले रहा है उसमें। जैसे कह रहा है कि गणित का उपयोग किसी अन्य विषय में वह करता है, तो एक तरीके से सकारात्मक पॉजिटिविटी में ले जा रहा है, इसलिए सकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है अधिगम का। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। करे 27 नंबर के लिए दोस्त बताएं, करे एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है, वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है, और इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाएगा। करा धनात्मक अंतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, या ऊर्ध्व, या फिर द्विपार्श्विक। आप अच्छा क्वेश्चन है, बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा। तो करा कि इसमें से ध्यान देंगे, एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है, गुणा करना का गुणा, जैसे गुणा करने वाला सवाल को करना सॉल्व करता है, वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। मतलब आप जानते हैं, जैसे गुणा में ध्यान दे, गुणा में बोला जाता है जैसे 50 गुणे 2 कर रहे हैं, 50 गुणे 2 कर रहे हैं, तो आप जानते हैं 100 होता है, यह आपको पता होगा। वैसे अगर आपसे पूछा जाए 50 में अगर 50 जोड़ देते हैं तो भी क्या होता है, वह 100 होता है। तो ध्यान दें, अगर यह गुणा और प्लस जो एक धनात्मक जो आप धन जोड़ते हैं, धन का रूल होता है कि जो शब्द है, जो चीजें हैं, जो एक तरीके से समझिए जितना आप जोड़ना चाहते हैं, सेम अगर मतलब 5 है तो 5 में अगर सेम जोड़ देंगे तो 10 हो जाता है। अगर 5 में अगर आपको गुणा करना है तो जितना है आपके पास अंक उसी का डबल कर दीजिए, मतलब 2 से अगर करना है तो उतना ही आएगा, जितना आप जोड़ने में करेंगे वही अगर जोड़ेंगे तो उतना ही प्राप्त होगा। अगर आपको गुणा करना है, अगर उतने से गुणा कर देंगे तो ही आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 50 में 2 करते हैं तो 100 हो जा रहा है, अगर 50 प्लस 50 करते हैं तो 100 हो रहा है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, 50 में 2 से अगर 2 से गुणा करें तो वही चीजें आ रही हैं, 50 प्लस करने पे भी 100 आ रहा है। तो दोस्त इसमें से क्या होगा, इसमें से दोस्त बात करें अब क्या होगा, इसमें से मैंने जैसे बताया था स्कूटर चलाकर, क्या मैंने आपको यही बताया था, स्कूटर चलाकर आप क्या चला रहे थे, स्कूटर चला करके आप चला रहे थे, जो कार को चला रहे थे, तो स्कूटर के कुछ जानकारियां आपके पास थी, जो कार चलाना आप सीख गए थे। उसी प्रकार जब आप जोड़ कर रहे हैं, जोड़ की कुछ जानकारियां आप किसमें, गुणा में कर रहे हैं, इसका मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, ऊर्ध्व स्थानांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊर्ध्व स्थानांतरण हो रहा है। इसलिए दोस्त बात करें आपका क्या राइट होगा, वह राइट ऑप्शन होगा, वह होगा सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन यहां से अधिगम स्थानांतरण से आते हैं, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं आपको बताने का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 28 नंबर के लिए। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, या उपयुक्त सभी। कौन सा नियम दंड और क्या रहा कि कौन सा नियम इसमें बोल रहा है दोस्त, इसमें से आपसे पूछ रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि कौन सा इसमें से महत्वपूर्ण है। कह रहा कि कौन सा सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। ध्यान देंगे, आप जानते हैं जो सीखने के पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है दोस्त, वह बताता है आपका क्या, प्रभाव का नियम। क्या बताता है, पुरस्कार और दंड के महत्व को जो बताता है, वो आप जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने 3 क्या दिया, थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं, 3 मुख्य नियम दिए हैं, और तीनों मुख्य नियम आपके सामने दिख रहे हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तो उसमें से कह रहा कि सीखने में जो पुरस्कार है और दंड क्या करता है, आपका अभ्यास का नियम पर डिपेंड होता है। किस पर, प्रभाव के नियम पर। किस पर दोस्त, सॉरी, आपका प्रभाव के नियम पर डिपेंड करता है। राइट ऑप्शन होगा वह 20 द राइट ऑप्शन। चलेंगे करा 29 नंबर के लिए। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि करेक्ट, शिक्षकों के लिए कठिन है। क्योंकि बात करें वह क्यों कठिन है। अब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्यों कठिन है। करा कि कठिन है क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते। अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के बाह्य व्यवहार के निर्णय लेने में कमजोर होते हैं। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि बात करें तत्परता के लिए तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। तत्परता के लिए सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते। तो बताएंगे इसमें से कौन सा
कठिन होगा। क्योंकि क्यों कठिन होगा? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट हो जाएगा, इसमें से आपका क्वेश्चन इसमें से क्या राइट होगा। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है। तो करा कि इसमें से दोस्त बात करें, क्योंकि दोस्त करा कि कठिन है, या तो आपका गलत होगा सी। करा अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए ढकेलते हैं, गलत होगा। शिक्षक विद्यार्थियों के बाह्य व्यवहार का निर्णय लेने में कमजोर होते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों के बाह्य, यह भी गलत है। करा कि तत्परता के अधिकतम तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते, और सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते, और यह भी बात सही है, तत्व परिपक्व नहीं होते। तो इसलिए दोस्त बात करें वह क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा आपका, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, आपका ए इज द राइट ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन के लिए अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक आर्थिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। करा बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडल का मुख्य तरीका है, अनसूझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, संज्ञान विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, खेल अनिवार्य और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दोस्त इसमें से बताएंगे कौन सा क्वेश्चन अच्छा है। ध्यान दें, अल्बर्ट बंडूरा की जब बात करते हैं तो उनका सिद्धांत क्या लाता है, सामाजिक जो अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कहलाता है, सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से वह बोला जाता है, सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से बोला जाता है। ध्यान देंगे, और बात किया उनके द्वारा कहा गया बच्चा कैसे सीखेगा, अनुकरण के द्वारा सीखेगा। बच्चा किससे सीखेगा, अप्रत्यक्ष अधिगम के द्वारा, अप्रत्यक्ष अधिगम के द्वारा सीखता है, अप्रत्यक्ष अधिगम के द्वारा, मतलब जो सामने नहीं रहेगा उसको भी उसे अनुकरण करके सीखेगा। इस आधार पर, मॉडल के आधार पर से, मॉडलिंग के आधार पर सीखेगा, अनुकरण करेगा। इसका मतलब था राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। बात करें इन्होंने जब अल्बर्ट बंडूरा की बात करें तो बेबरडॉल, किस पर, बेबरडॉल पर प्रयोग किया। बेबरडॉल पर प्रयोग करने के बाद इन्होंने यह सिद्धांत निकाला था कि जो व्यक्ति सीखते हैं वह किसके आधार पर सीखते हैं, अनुकरण के आधार पर। किसी व्यक्ति से, समाज से हम क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं और अनुकरण करके सीख जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सचिन की तरह बैटिंग करना सीखना है, मुझे विराट कोहली की तरह बैटिंग करना सीखना है, तो जब तक उनकी अनुकरण नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीख सकते। तो इसलिए उन्होंने बताया कि हम जब हमको सीखना होता है, किसी व्यक्ति की तरह करने के लिए सीखना होता है, तो उस तरीके से हमको एक्टिविटीज करना पड़ता है। इसलिए दोस्त बात करें, ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन देखिए दोस्त, आप सभी के सामने 30 क्वेश्चन था। हम सभी ने बहुत अच्छे से प्रयास किया कि क्वेश्चन को सॉल्व कराने का, और आप सभी ने बहुत अच्छे से सीखा होगा। एक्सप्लेनेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कहता हूं, वही से क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से क्लास को अटेंड किए, शुरुआत में ही सेशन को आप शेयर किया करें, और अगली क्लास में मिलेंगे। और आप लोग जब क्लास एक बार एंड हो जाए तो एक बार पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश करिए कि आपको क्लास सेशन कैसा लगा, जरूर आप लोग बताएं। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।